बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन, सेफ एंड साउंड इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 है फ्रॉम बीएससी पार्ट 2, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ। ये एक्चुअली एक रिव्यू चैप्टर है जिसका हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के हमने इसमें से बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि कंप्राइज करती है उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर। जब भी उन्हें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो किस तरह से अफेक्ट होते हैं। इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैरिड बाय सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स that governs how the particles are affected by the electric and the magnetic field. There are the two types of charges. One is positive charge and the other is negative charge. पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड्स होती हैं, नेगेटिव फील्ड चार्ज की फील्ड लाइंस हमेशा इनवर्ड्स होती हैं। लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस मतलब कि अगर मेरे पास दो एक जैसे नेगेटिव चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को परे धकेलेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को परे धकेलेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जबकि अनलाइक चार्जेस जो हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक मेरे पास अगर एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है और मैं इन दोनों को आपस में करीब लाती हूँ तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कशिश पाई जाती है उनमें। कुछ हमें पोल्स ऑफ चार्जेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि चार्जेस के जो पोल्स हैं वो बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम जो बेसिक पोल्स हैं वो 3 को डिस्कस करते हैं क्योंकि ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें बहुत सारी इस्तेमाल करनी होती हैं आगे जाके। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ पोल्स एग्जिस्ट फॉर द चार्जेस, फॉर द इलेक्ट्रिक चार्जेस: मोनोपोल, डायपोल एंड क्वाड्रोपोल। मोनोपोल मीन्स कि अगर मेरे पास एक सिंगल चार्ज है, लाइक एक नेगेटिव चार्ज है, अगर वो एक सिंगल चार्ज पड़ा हुआ है तो मैं कहूँगी कि ये एक मोनोपोल है, एक सिंगल पोल है। अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो तो वो भी एक मोनोपोल कंसिडर किया जाता है। यानी अगर अलग से मेरे पास सिर्फ एक चार्ज पड़ा हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो दोनों चार्जेस जो हैं वो अलग अलग अगर रखे जाएं तो वो मोनोपोल कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन व्हाट हैपन कि अगर मैं इन दोनों चार्जेस को एक करीब ले आऊँ, जब भी मैं दोनों चार्जेस को करीब लाती हूँ तो एक खास डिस्टेंस रखूँ दोनों के दरमियान। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मेरे पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, टू ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, अगर उनके दरमियान सेपरेशन डी, स्पेसिफिक सेपरेशन हो ख़ास किस्म की, तो इस ज्योमेट्री को कहा जाता है डायपोल। डायपोल का मतलब ही ये है कि दो पोल, तो एक पॉजिटिव पोल होता है और एक नेगेटिव पोल। जैसे मैंने सिंगल पोल से डायपोल को डिफ़ाइन किया, इस तरीके से मैं डायपोल से क्वाड्रोपोल को डिफ़ाइन कर सकती हूँ। क्वाड्रो मीन द फोर पोल्स। जैसे कि अगर दो डायपोल्स को मैं इकट्ठा एक दूसरे के करीब लाऊं इस तरह से कि वो ऑपोजिटली ओरिएंटेड हो, लाइक अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, अगर लेफ़्ट टू राइट, तो फिर आगे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों के दरमियान सेपरेशन डी हो, दरमियान में दोनों नेगेटिव इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस किस्म की जो ज्योमेट्री है जिसमें आपके पास दो ऑपोजिटली प्लेस्ड डायपोल्स पड़े हुए हों, इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं क्वाड्रोपोल। अच्छा, आपको अभी तक ये जो तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि मोनोपोल, डायपोल और क्वाड्रोपोल क्या होता है। अच्छा, कुछ हमें मटेरियल्स के बारे में पता होना चाहिए कि हम किस किस किस्म के मटेरियल्स जो हैं वो फिज़िक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कॉल्ड कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स को जैसे कि आप लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जी कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें
इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ऐसे मटेरियल्स जिनमें से चार्जेस गुजर सकें, हम कहते हैं वो मटेरियल्स कंडक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर, एलुमिनियम, ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। इसके ऑपोजिटली अगर हम देखें तो वो मटेरियल्स जिनमें से करंट ना गुजर सके या चार्जेस ना पास हो सकें, ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं इंसुलेटर्स, जैसा कि हो गया रबर, प्लास्टिक एंड सो ऑन। अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में जो चीज़ आती है, कॉल्ड पार्शियल कंडक्टर्स, यानी वो कंडक्ट कर भी सकते हैं कुछ ऐसे, अगर कुछ ऐसे हालात हों जिनमें वो, वैसे तो वो कंडक्ट नहीं करते रूम ज़ीरो टेम्परेचर पे, लेकिन जैसे ही आप कुछ उन्हें मुवाफिक हालात प्रोवाइड करो तो वो कंडक्ट करने लग जाते हैं। ऐसे कंडक्टर्स जो दोनों के दरमियान में पाए जाते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं वो सेमी कंडक्टर्स हैं। तो द पार्शियल कंडक्टर्स आर कॉल्ड द सेमी कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट्स फ्रॉम द फोर्थ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सो ऑन सो ऑन। सो सिलिकॉन, जर्मेनियम जो हैं, ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल्स होती हैं सेमी कंडक्टर्स। कुछ उनमें हम और डिफरेंसेस देख लेते हैं। अगर मैं कंडक्शन की बात करूं तो कंडक्शन पर इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब ये होता है कि वॉल्यूम में, खास किस्म के वॉल्यूम में, पर क्यूबिक सेंटीमीटर के वॉल्यूम में कितनी कंडक्शन हो रही है। तो 10⁻⁴ कंडक्शन मतलब कि कितने चार्जेस गुजर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कंडक्शन होती है वो कंडक्टर्स की होती है, दैट इज़ 10⁻23। सबसे कम कंडक्शन पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है इंसुलेटर्स की, दैट इज़ 1 कंडक्शन पर इलेक्ट्रॉन, 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और दोनों के दरमियान में पाई जाती है कंडक्शन, दैट इज़ द 10⁻12 कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक सेंटीमीटर इन सेमी कंडक्टर्स। अच्छा, कंडक्टिविटी के बाद हम बात करें रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का बिल्कुल उलट होती है, यानी जिसमें करंट ज़्यादा गुजर सकता है उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही कम होती है, और जिसमें से करंट कम गुजर सकता है उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। रेजिस्टिविटी का मतलब आपको पता ही है, रेजिस्टेंस, हिंड्रेंस, रुकावट क्या कितनी है। तो जहाँ करंट ज़्यादा गुजरेगा वहाँ रुकावट कम होगी। तो आप देखें कि रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टेंस जो है वो 10⁻⁻8 ओहम मीटर है। 10⁻⁻8 ओहम मीटर मतलब कि माइनस जितना ही ज़्यादा 10⁻⁻ में जितनी माइनस क्वांटिटी होती है उतनी वो कम मकदार में होती है। तो इसका मतलब है रेजिस्टिविटी सबसे कम जो है वो कंडक्टर्स की है। उसकी अगर सबसे जो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है वो इंसुलेटर्स की होती है, 10⁻11 टू 10⁻16 ओहम मीटर। और रेजिस्टिविटी दोनों के दरमियान में होती है, दैट इज़ अगर आप देखें तो सेमी कंडक्टर की सिर्फ 0.5 होती है। तो ये दोनों के दरमियान में लाई कर रही होती है। अच्छा, रेजिस्टिविटी के बाद जो मेन तीनों में डिफरेंस है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस जिसकी वजह से हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, दैट इज़ द एनर्जी गैप। गैप जो है वो सबसे ज़्यादा इंसुलेटर्स में, गैप किसका, कंडक्शन और वैलेंस बैंड, दो किस्म के बैंड एग्जिस्ट करते हैं मटेरियल्स में। एक है कंडक्शन बैंड, दूसरा है वैलेंस बैंड। तो जो एनर्जी गैप है वो इंसुलेटर्स में, एनर्जी गैप मतलब कि कंडक्शन, वैलेंस बैंड होता है जहाँ आउटरमोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं किसी भी आइटम के। कंडक्शन बैंड वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी, जब करंट चार्जेस गुजरने शुरू होते हैं तो वो जो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ये वो जितनी ज़्यादा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही वो अच्छा कंडक्टर होता है। तो अगर आप गौर से देखें इस फिगर को, तो इस फिगर में वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं हैं, और गैप बहुत ज़्यादा है इंसुलेटर्स में। इस तरीके से आप सेमीकंडक्टर्स में आ जाओ, उससे सेमीकंडक्टर से पहले मैं बात कर ली थी कंडक्टर्स में। कंडक्टर्स में आ जाएं तो वैलेंस बैंड में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्शन बैंड में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दोनों ओवरलैप हुए हुए हैं। ओवरलैप मतलब कि एनर्जी गैप ना होने के बराबर है। तो जितना एनर्जी गैप कम होता है वैलेंस और बैंड और कंडक्शन बैंड में, उतने ही वो ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये हो गया कि एनर्जी गैप
इंसुलेटर्स में बहुत ज़्यादा होता है, कंडक्टर्स में बहुत कम होता है। और इन दोनों के दरमियान में एनर्जी गैप लाई करता है सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर में अगर आप गौर से देखें तो कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हैं, लेकिन गैप जो है वो दोनों के दरमियान में लाई कर रहा है। तो ऐसे मटेरियल्स जिसमें जो एनर्जी बैंड गैप है वो दोनों के दरमियान, मटेरियल्स के दरमियान में लाई कर रहा हो, तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं वो सेमीकंडक्टर्स हैं। तो इसको आगे जाके हम जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन पढ़ेंगे तो हम बड़े डिटेल में इसकी बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ हम बात कर लेते हैं एक और अदर डेफिनेशन, दैट इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्वांटाइजेशन होती क्या है। देखिए, एक वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉन्टीन्यूसली एग्जिस्ट करती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं वो जो डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। डिस्क्रीटनेस का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर्स पूरे पूरे इंटीजर्स। और कॉन्टीन्यूस का मतलब है कि 1 तो एग्जिस्ट करता है लेकिन उसके दरमियान 1 और 2 के दरमियान में 1.5 भी एग्जिस्ट करेगा, 1.25 भी एग्जिस्ट करेगा, 1.75 भी एग्जिस्ट करेगा। तो वो जो पॉइंट्स वाले नंबर्स हैं वो कॉन्टीन्यूस मैनर में आ जाती हैं चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक स्लाइड और एक लैडल दोनों का आपस में कंपैरिजन करें। तो स्लाइड, अगर मैं लैडल की बात करूँ तो उसमें डंडे लगे होते हैं, तो 1 2 3 4 5 आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी के ऊपर मैं एक पूरा सा एक कॉन्टीन्यूस मैनर में कोई भी चीज़ रख दूँ, कोई बोर्ड रख दूँ, तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल उसकी लैडल से वो ख़त्म हो जाएगी, मैं उसको काउंट नहीं कर सकती हूँ। तो स्लाइड में वो चीज़ें इस तरह से कॉन्टीन्यूस मैनर में चली जाती हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज का क्या मतलब है कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द होल नंबर फॉर्म, इन द इंटीजर फॉर्म। चार्ज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स rather than in the continuously variable amount. तो that is called the quantization of charge. अच्छा, अगर इसका फार्मूला देखें तो इससे हमें पता चलता है Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज़ अ चार्ज, N is the number of particles and E is a charge of single particle. N की वैल्यू यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि पार्टिकल्स N जो है वो N जो है अमाउंट वो ज़ीरो भी हो सकती है, -1 -2 +1 +2, 0 +-1 +-2 +-3, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है। चार्ज किसी पार्टिकल पे नहीं भी हो सकता, तो हम कहते हैं वहाँ पे ज़ीरो चार्ज है, जैसे न्यूट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, और यहाँ पे जो चार्ज ऑफ सिंगल पार्टिकल है वो क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो -19 है ये सुपरस्क्रिप्ट में है, ये यहाँ पे ऊपर पावर में है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक सिंगल चार्ज पार्टिकल पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपको बता दी जाए तो आप टोटल चार्ज क्यों फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल का। तो एलिमेंट्री पार्टिकल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स को कंसिडर किया जाता है। तो पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी कंसिडर किया जाता था, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर द कम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स, दिस आर नॉट द एलिमेंट्री या फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो जो क्वार्क्स हैं वो 6 किस्म के डिफरेंट क्वार्क्स होते हैं, अप डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप बॉटम। तो और इनकी जो वैल्यू होती है वो ±1/3 और ±2/3 चार्ज से वेरी करती है जैसे। तो ये वैल्यू जब हम डालते हैं तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आपको क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अक्सर मतलब पूछा जा सकता है डेफिनेशन में भी, और कोई शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह का इनडायरेक्टली बना कर दिया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट आप कह लो कि छोटा सा रिव्यू है, दैट इज़ द चार्ज कंजर्वेशन। आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा बहुत कॉमनली थर्ड ईयर में या फर्स्ट ईयर में। तो आपने वहाँ पे देखा कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। तो चार्ज कंजर्वेशन का मतलब है कि टोटल चार्जेस, कहते हैं एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड।
बट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वही चीज़ आप अगर चार्ज पे इम्प्लीमेंटेशन उसकी कर दो तो वो चार्ज कंजर्वेशन लॉ बन जाता है। तो इन चार्ज कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड, नो बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप चार्ज को नए सिरे से पैदा कर सकते हैं, ना आप उसको बिल्कुल फना कर सकते हैं, बल्कि आप उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। यानी एक फॉर्म से आप दूसरी फॉर्म में उसकी तब्दीली ला ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव में। जैसे अगर आप एक रॉड लें और अगर आप उसको रब करें तो आप देखेंगे कि कुछ चार्ज अपेयर हो जाता है इन द रब करने से, पॉजिटिव चार्ज रॉड पे और नेगेटिव चार्ज सिल्क कपड़े पे। तो वो चार्ज ट्रांसफॉर्म हुआ है, पैदा नहीं हुआ कहीं से भी, वो ट्रांसफॉर्म हुआ है फ्रॉम द रॉड टू द क्लॉथ या फ्रॉम द क्लॉथ टू द रॉड। अच्छा, आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इन द शॉर्ट वे कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। कि किसी भी सिस्टम में अगर आप बाहर से कोई चार्ज एंटर ना करवाओ, बाहर से कोई फोर्स ना लगाओ, तो जो टोटल चार्ज है उस आइसोलेटेड सिस्टम का वो रिमेन्स सेम, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, सेम रहता है। तो इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें चार्ज कंजर्वेशन की, तो सबसे जो बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो वो रेडियो एक्टिव डिके ले सकते हो। अब रेडियो एक्टिव डिके क्या है कि जब भी एक न्यूक्लियस में से कुछ रेडिएशन निकलें, कुछ अल्फ़ा बीटा या गैमा या कोई भी पार्टिकल निकले, तो वो एक न्यूक्लियाई दूसरे न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है, हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82। अगर किसी का 82 से नंबर बड़ा है और वो एलिमेंट में से अगर कोई एक एलिमेंट में से दूसरी एलिमेंट निकल जाता है, कोई पार्टिकल निकल जैसे, तो हम कहते हैं कि वो रेडियो एक्टिव डिके कहलाता है। और रेडियो एक्टिव डिके में जो अगर आप देखो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, चार्ज नंबर वो सेम रहता है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक एग्जांपल नज़र आ रही है यूरेनियम की। यूरेनियम में से जब एक हीलियम पार्टिकल, यानी इसको अल्फ़ा पार्टिकल भी बोला जाता है, जब एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है He24, तो वो थोरियम TH, थोरियम 90 to 34 में चेंज हो जाता है। अगर आप देखें तो ये जो नीचे लिखा होता है 92, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, और जो ऊपर लिखा होता है वो इसका एटॉमिक मास होता है। अगर मैं इसको गौर से दिखाऊं तो ये जो 92 आपको नीचे नज़र आ रहा है, अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखो, इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे जितना चार्ज होगा उतना ही इक्वेशन के राइट साइड पे चार्जेस होते हैं। कहने का मतलब ये कि जो रिएक्टेंट्स का चार्ज होगा और प्रोडक्ट का चार्ज होगा दैट विल रिमेन्स द सेम। जब रेडियो एक्टिव डिके होने से पहले और रेडियो एक्टिव डिके होने के बाद टोटल जो चार्ज होता है उस सिस्टम का दैट विल रिमेन्स कंजर्व्ड सेम। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यूरेनियम 92 to 34, 92 इसका चार्ज है, यानी ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को जाहिर कर रहा है। यहाँ पे 92 चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाद में वो चेंज हो जाता है हीलियम और थोरियम में। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थोरियम में 90 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं दोनों को एडअप करूँ तो वो टोटल 92 अगेन बन जाता है। तो इसका मतलब है कि टोटल चार्जेस ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम, रिमेन्स द कंजर्व। दैट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द चार्ज कंजर्वेशन। अच्छा, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो एग्जांपल आ जाती है दैट इज़ द पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या है कि जब भी आप किसी गैमा रे को, फोटोन को किसी हैवियर एलिमेंट के पास से गुजारते हैं तो वो 2 ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल में तब्दील हो जाता है। जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि जब भी आपकी पेयर प्रोड्यूस हो रहा है, एक जोड़ा प्रोड्यूस हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन को, एंड दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आप देखो कि यहाँ पे उन्होंने 2 गैमा रेडिएशन शो की हुई हैं, जब भी आप उनको आपस में मिलाओगे तो क्या होगा कि एक 2 पेयर, अब जो गैमा पार्टिकल होता है, इसकी जो गैमा पार्टिकल है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसको अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में शो करूँ तो आपको ये फिगर नज़र आ रही है कि गैमा पार्टिकल है और वो किस में चेंज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन उसका एंटी पार्टिकल होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। और आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव प्लस -1 गिव 0। तो चार्ज 0 था पहले भी गैमा रे पार्टिकल्स का भी, और जब वो चेंज हो गया, पेयर प्रोड्यूस कर दिया उसने, पेयर प्रोडक्शन कर दी, तो तब भी टोटल चार्ज जो है वो 0 ही है। तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। अच्छा, जो थर्ड एग्जाम्पल है दैट इज़ एनिहिलेशन ऑफ मैटर। ये बिल्कुल अपोजिट है पेयर प्रोडक्शन की।
यानी गैमा रेडिएशन जब तब्दील होती हैं तो मैटर पार्टिकल्स बनते हैं। अगर वही मैटर पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को मैं आपस में करीब लाऊं, एक दूसरे को साथ मिला दूं, तो वो एनिहिलेट हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, यानी वो ख़त्म हो जाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं, फोटोन प्रोड्यूस कर देते हैं। लाइक जब प्रोटॉन और जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो वो दो गैमा रेडिएशन को प्रोड्यूस करवाते हैं। ये जो दो गैमा रेडिएशंस होती हैं ये इन पे चार्ज ज़ीरो है और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे +1 -1 चार्ज है, तो वो डेट विल ऑल्सो गिव्स द ज़ीरो चार्ज। और अगर आप इसको इक्वेशन में देखें तो आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब पॉजिट्रॉन से मिलता है तो वो दो गैमा रेडिएशंस को प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पे चार्ज -1 +1 गिव ज़ीरो एंड गैमा रेडिएशन का चार्ज ऑब्वियसली ज़ीरो होता है। तो इट मीन्स कि बिफोर एनिहिलेशन मैटर में पहले भी और बाद में भी चार्जेस जो हैं वो कंजर्व रहते हैं, चार्जेस हैं वो सेम रहते हैं। तो ये था जी हमारा एनर्जी कंजर्वेशन या चार्ज कंजर्वेशन लॉ कि चार्जेस रिमेन्स कंजर्व्ड। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी द कूलिब्स लॉ, और फिर हम चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो। अच्छा, इसके अलावा आपने एक आपके लिए असाइनमेंट भी है, वो ये कि आपने इस पूरे चैप्टर को जैसे ही मैं करवा रही हूँ आपने इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मुझे सॉल्व करके और मुझे उनका एक स्क्रीनशॉट लेके पिक्चर लेके वो आपने मुझे व्हाट्सएप करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।